नमस्कार सर, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। मैं आपकी बहुत पुरानी पेशेंट रह चुकी हूँ। जब मैं मुंबई से लौटी थी आज से 4-5 साल पहले, तब मेरे गले में काफ़ी प्रॉब्लम थी और मैं ऑलमोस्ट 8 महीने सफ़र करके आई थी कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी, बिल्कुल लाइक आदमियों की आवाज़ जैसी भारी आवाज़ हो गई थी। और मैंने रायपुर में 3-4 जगह दिखाया, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट फिर मेरे किसी नोन ने मुझे आपको रेफ़र किया और मैं आपके पास आई। और वो जो 8 महीने का मेरा प्रोसेस था पेन का, वो आपके मेडिसिन से मैं 3 दिन में ठीक हो गई। तो तब से मैं आपकी फैन हूँ। मैं अपने नोन्स को, अपने नियर एंड डियर्स को हमेशा सबको यही, कोई भी अगर कहता है मुझे एंटी प्रॉब्लम है, मैं सीधे सिर्फ आपका नाम बताती हूँ कि आपके पास पहुंचे और वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री है डॉक्टर्स की? नहीं, फैमिली हिस्ट्री नहीं है। इनफैक्ट कहना तो नहीं चाहिए, मुझे धक्का देके मेडिकल प्रोफेशन में भेजा गया। हमारे घर में सारे लोग इंजीनियर्स ही हैं और एक्चुअली आई बिलोंग टू जबलपुर और हम लोग 5 भाई थे। तो आप जानते हैं उस जमाने में तो अपनी कुछ राय चलती नहीं थी, पेरेंट्स जो चाहते थे तो वैसा ही होता था। तो मैं अपने ब्रदर्स में चौथे नंबर का हूँ। हमारे 3 ब्रदर ऑलरेडी इंजीनियरिंग लाइन में जा चुके थे और मैं खुद भी मैथमेटिशियन था। मेरे हमेशा 100% मार्क्स आते थे बोर्ड एग्जाम्स में। तो मुझे उस ज़माने में 9th से सब्जेक्ट लिया जाता था। तो मुझे टीचर्स ने खुद ही मैथमेटिक्स सेक्शन में बिठा दिया। तो मेरे अंकल थे, वो हिटलर थे, वो भी खुद भी प्रिंसिपल थे स्कूल में। तो उन्होंने आके मेरा नाम वहाँ से हटवा के मैथमेटिक्स सेक्शन से बायोलॉजी सेक्शन में डलवाया और फिर घर आके बोला तुमको किसने कहा था मैथमेटिक्स ज्वाइन करने के लिए? मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं, टीचर्स ने कहा। बोले नहीं, घर में 3 लोग ऑलरेडी इंजीनियर बन रहे हैं तो घर के बाकी लोगों का की देख रेख कौन करेगा? हेल्थ इश्यूज होंगे तो एक तो डॉक्टर घर में होना चाहिए, तुमको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। तो उस समय तो अपनी कुछ चलती नहीं थी। मैंने कहा ठीक है भाई। So that is how I joined biology and finally got selected for medical. तो ऐसे मेडिकल में आए। तो सर, जब हम एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो उसको कंप्लीट करने के बाद हमें एक स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है ना? जी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ईएनटी में जाना चाहिए? ये भी एक इसकी भी स्टोरी। उस जमाने में प्री पीजी एग्जाम होता नहीं था, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ करते थे। तो एक्चुअली मेरा सर्जिकल साइड में जाने का इंटरेस्ट तो शुरू से था। तो जैसा कहते हैं ना कि डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड होती है, ऊपर वाला डिसाइड कर देता है। तो पहले मेरा मन ऐसा था कि मैं जनरल सर्जरी में जाके और बस सुपर स्पेशलाइजेशन करूंगा प्लास्टिक सर्जरी में, क्योंकि मेरा फाइन वर्क उस जमाने से बहुत अच्छा था। तो मगर अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि फैमिली में मेडिकल में कोई था नहीं, मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन मेडिकल। तो जब से मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया तब से घर में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू होते रहे। मेरे अंकल को कैंसर हो गया, फिर मेरे फादर को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन, और सारी प्रॉब्लम जो है एग्जाम के समय होती थी। तो उसके कारण मेरा जो रैंक था धीरे धीरे खसकते गया और फाइनली उस जमाने में जो एमडी और एमएस जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट बेसिस पे होता था। तो मेरी पोजीशन ऐसी आई कि मेरे से जस्ट ऊपर वाला जो कैंडिडेट था उसको जनरल सर्जरी की आखिरी सीट मिल गई। अब 2 सर्जिकल ब्रांचेस बची थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें एक ईएनटी था और एक ऑप्थेल्मोलॉजी। तो फिर उन दोनों में जब चॉइस हुई तो मैंने ईएनटी सिलेक्ट किया। मैंने कहा चलो कुछ काम करेंगे सर्जिकल। तो दैट इज़ हाउ आई जॉइंड ईएनटी। और फॉर्चुनेटली फिर उसके बाद जब सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिया तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आने लगा। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी हिस्ट्री है और पर्सनालिटी, उस हिसाब से आप जो भी काम करते, जिस भी फील्ड में जाते, आप बेस्ट ही करते। सर, एक बहुत कॉमन इशू होता है मोस्टली बचपन से या किसी भी सर्टेन एज में आके नोज से ब्लीडिंग होती है, जो ये बहुत कॉमन होता है। ये किस लिए होता है? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं,
कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल नाक में जो प्रॉब्लम्स होती है वो, और कुछ जनरल अपनी जो सिस्टमिक बीमारियां होती है उसका है। तो टॉपिक तो काफ़ी वास्ट है, मैं ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली नाक जो है हमारे शरीर का एयर कंडीशनर है। जैसे एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा पावर खींचता है ब्लड सब, इसी तरह से नाक में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में नाक को एयर को कंडीशन करना होता है। उसके लिए उसको बहुत हैवी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती। ठंड में एयर को गर्म करना, फिल्टर करना, मॉइस्चर कंट्रोल करना, तो ये थोड़े से समय, जितनी देर में एयर पास होती है नाक से, उतने फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में उसको ये सब काम करने रहते हैं। तो उसके लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन अदर वर्ड्स, नोज इज सप्लाइड रिचली बाय ब्लड वेसल्स। तो एक नेटवर्क होता है, एक प्लेक्सस होता है। तो थोड़ा सा भी जैसे मामूली सी इंजरी होती है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है नाक में। दूसरी एक वजह होती है कि नाक की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ड सरफेस पे होती है, जिसमें कि इस वजह से वो जल्दी से श्रिंक नहीं हो पाती, तो इसलिए ब्लीडिंग काफ़ी समय तक कंटिन्यूड रहती है और ज़्यादा भी होती है। तो बच्चों में तो इंजरी के कारण ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार जो बीच की हड्डी है सेप्टम, उसका डेविएशन होता है। डेविएटेड पार्ट में कई बार कफ जमता है, सूख के, और क्रस्टिंग होती है जिसको पपड़ी जमना बोलते हैं, यहाँ रिमट जमना बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। तो वो जब क्रस्ट अपनी जगह से हटता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर नाक में कई तरह के फ्लैशी मासेस होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में राइनोस्पोरोडियोसिस होता है, एक तालाब के गंदे पानी में नहाने से एक मस्सा बोलते हैं यहाँ पे उसको, एक फ्लैशी मास हो जाता है, पॉलिप शहतूत के जैसा मलबेरी लाइक मास बन जाता है, उससे ब्लीडिंग होता है। कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं। और एजिंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हाइपरटेंशन इज़ द कॉमनेस्ट, है ना। ब्लड प्रेशर में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है तो नाक से ब्लीडिंग हो जाता है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि सेफ्टी वेल्व है। जब एकदम से प्रेशर शूट हुआ तो नाक से ब्लीडिंग हो गया, तो ये बेहतर है कि नाक से ब्लीडिंग हुआ बजाय इसके कि ब्रेन हेमरेज होता तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते। ऐसे इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एज एंड द पैथोलॉजी। ओके क्योंकि बचपन में मुझे याद है, मुझे मेरी सिस्टर को मोस्टली गर्मियों में नाक से खून आता वो था। मैंने बताया ना कि गर्मियों में इस वजह से होता है कि क्रस्टिंग होती है, नक्सील फूटना भी बोलते हैं लोग उसको। तो नाक में जो जिनको सर्दी जुकाम अक्सर रहता है तो कफ जो है वो गाढ़ा होता है, चिपक के अंदर की जो म्यूकोजा झिल्लियाँ होती है उसमें चिपक के, और यदि कुछ वहाँ पर प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं नाक के अंदर बिकॉज ऑफ डेविएशन या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के कारण, अंदर में जो ऐसे प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये क्रस्टिंग हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, और वो स्पॉन्टेनियस या तो डिटैच हो जाए या धोखे से किसी का हाथ लग जाए, या कुछ बच्चों की पिकिंग की आदत होती है तो वो लोग पिक करते हैं, क्रस्ट हटेगा और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ओके तो हम लोगों के साथ ऐसा होता था, तो मम्मी ये कहती थी कि गर्मी का मौसम है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ब्लीडिंग आ जाती है नाक से, ऐसे लाइक रनिंग नोज की तरह एकदम ब्लीडिंग चालू हो जाती थी। तो मतलब ये सच था, गर्मी की वजह से भी होता था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक मम्मियाँ घर में डराने के लिए कहती थी कि गर्मी की वजह से हो जाता है। कॉमनली आज भी होता है, गर्मियों में बहुत से लोगों को होता है जिनको टेंडेंसी होती है। सर एस्थमा और साइनस दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, जी हाँ, बट सिमिलैरिटीज दोनों की। सिमिलैरिटी तो नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि देखिए साइनसेस क्या है। साइनसेस हमारे जो सिर की जो बोन्स हैं उसमें कुछ हॉलो स्पेसेस होते हैं। मैं आप कहें तो इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बता सकता हूँ, है ना। ये हॉलो स्पेसेस होते हैं, इनके कई फंक्शंस होते हैं। ये समझ लीजिए, जैसे ये साइनसेस हैं, ये मैक्सिलरी साइनस है, ये फ्रंटल साइनस है, बीच में इथमॉइड्स होते हैं। अब दोनों आंखों के बीच में क्या कहते हैं, स्फेनॉइड साइनस होता है। ये हॉलो स्पेसेस जो हैं इनके कई फंक्शंस होते हैं, जैसे
कि अपने अगर सॉलिड बोन होगी तो सिर का लोड बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाले ने ऐसे हॉलो स्पेसेस बनाए जिससे कि स्कल का वजन थोड़ा सा लाइट हेडेडनेस रहे। और उसके बाद में यहाँ पे साइनस के जो दूसरे फंक्शन है साउंड का, जब हम लोग बोलते हैं तो ये हॉलो चेम्बर्स में साउंड रेजोनेट होता है, रेजोनेंस ऑफ वॉइस। एयर कंडीशनिंग में भी इससे हेल्प मिलती है। इसी तरह से कई फंक्शंस हैं, तो इनको हम साइनसेस बोलते हैं, पैरानेजल साइनसेस। नाक के दोनों ओर होते हैं ना, इसलिए पैरानेजल साइनसेस। तो इनमें जब इन्फेक्शन होता है, पहले तो इन्फेक्शन क्यों होगा, इसके जो ड्रेनेज पॉइंट्स है, इसका वेंटिलेशन और ड्रेनेज नाक के अंदर होता है। तो जब एलर्जी होती है तो एलर्जी में नाक की अंदर की मेम्ब्रेन जो झिल्लियां होती हैं उसमें सूजन आती है, उसके कारण इसका वेंटिलेशन और ड्रेनेज ब्लॉक होने लगता है। जब ड्रेनेज ब्लॉक होगा तो जो इसके अंदर जो कफ बनता है वो ड्रेन आउट नहीं होगा, अंदर स्टैग्नेट हो जाता है और रुकावट के कारण उसमें इन्फेक्शन होता है और इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो ये जो जिनको सर्दी लगातार बनी रहती है तो कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं हमको ईस्नोफीलिया है। ईस्नोफीलिया इज अ डिफरेंट कंडीशन। ईस्नोफीलिया जनरली एलर्जी में जब ईस्नोफिल बढ़ जाता है तो अपन कह सकते हैं, मगर ट्रॉपिकल ईस्नोफीलिया एक अलग बीमारी है। मगर जो नाक से एलर्जी की शुरुआत होती है, क्योंकि जो हम सारे एलर्जन हैं हमारे, हम इनहेल करते हैं, उसी से रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, जो कि धीरे धीरे नाक से बढ़ते बढ़ते लंग्स की तरफ जाती है। क्योंकि नाक से और लंग्स तक की म्यूकोजा जो इनर लाइनिंग होती है वो सिमिलर होती है, जिसको कि हम लोग रेस्पिरेटरी म्यूकोजा बोलते हैं। तो जो नाक से जो एलर्जी की शुरुआत होती है वो लंग्स तक बाद में पहुंच सकती है, तो इसको नेजोब्रोंकियल एलर्जी कहा जाता है। तो अगर अपन ने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो नाक की एलर्जी बढ़ते बढ़ते धीरे से अस्थमा में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से तो लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मगर अब एक जनरल आम भाषा में ये कहा जाता है कि चलो जिसकी सर्दी ठीक नहीं हो रही, साइनस हो गया, तो कहीं आपको दमा तो नहीं हो गया, लाइक। साइनस कितना मेजर सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है? नहीं, डैमेज नहीं, देखिए ये है कि अगर हम टाइमली उसको क्योर नहीं करते हाँ, हैं, या अगर देखिए एक जमाना था जबकि हम लोग पढ़ते थे तो उस जमाने में ये था कि साइनस हो गया तो नासूर हो गया, साइनस ठीक ही नहीं होता कभी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब बहुत एडवांस हो गई है ईएनटी सर्जरी। आजकल हम लोग टेलीस्कोप के माध्यम से, जिसको नॉन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है, एंडोस्कोप के माध्यम से साइनस के बहुत तरह तरह के ऑपरेशन होने लगे हैं, जिससे कि साइनस के इन्फेक्शन जड़ से दूर हो जाते हैं। साइनस में मस्से भी बनते हैं, पॉलिप्स भी बनते हैं, और यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि आजकल नाक से जो दूरबीन डाल के हम लोग ब्रेन के बड़े बड़े ट्यूमर्स तक निकाल देते हैं। तो इसको बोला जाता है एंडोनेजल न्यूरोसर्जरी, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर्स हैं और स्कल बेस की जो सर्जरी है, ये नया एडवांसमेंट है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इसका एंडोस्कोपिक सर्जरी। तो ये जो है साइनस के आजकल बहुत अच्छे ऑपरेशन होने लगे और जड़ से ये बीमारी दूर हो जाती है। साइनस की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, एंडोस्कोपिकल सर्जरी इसको दूर किया जा सकता है। दूर हो सकती है। और एस्थमा का भी ट्रीटमेंट है, एस्थमा पेशेंट्स भी। अस्थमा बेसिकली तो एलर्जी का है, तो मगर यदि उसका कारण जैसे क्या होता है नाक में, जैसा मैंने बताया कि अगर एलर्जी का ध्यान नहीं दिया गया तो बढ़ते बढ़ते पॉलिप्स बन जाते हैं, साइनस में पॉलिप्स हो जाते हैं, और जब पॉलिप्स बन जाते हैं तो एलर्जी को मतलब कैच करने का एरिया बढ़ जाता है, तो उसको बढ़ते बढ़ते फिर वो ब्रोंकियल अस्थमा में तब्दील हो सकता है। तो यदि हम शुरुआती समय में अगर नाक में ही एलर्जी के जो दुष्प्रभाव हैं उसको कंट्रोल में कर लें तो अस्थमा होने से बचा जा सकता है। और अस्थमा के भी ये एक पूरा अपने आप में सब्जेक्ट है, ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि एलर्जी है इसलिए जड़ से जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। मगर हाँ, आजकल एलर्जी का टेस्ट होने लगा है, आपको जानकारी मिल सकती है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है, और जिन चीज़ों से एलर्जी है उन एलर्जेंस के वैक्सीन भी बनने लगे हैं, और आप यदि वैक्सीनेशन करा लें तो उन पर्टिकुलर चीज़ों से जिनसे आपको एलर्जी है आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है।
जी। सर, एस्थमा और साइनस जेनेटिक आता है? कुछ हद तक कह सकते हैं, यस। जो एलर्जी है वो आनुवंशिक मानी जा सकती है। और ये किसी भी एज में कभी भी हो सकता अभी है? इसका मैनिफेस्टेशन किसी भी एज में हो सकता है। ओके, मैनिफेस्टेशन का वर्ड आज कहीं और सुन के थोड़ा अलग लग रहा है। एक स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम होती है लोगों को बहुत ज्यादा, वो किस वजह से होती है? देखिए, स्नोरिंग जो है एक तरह का टर्बुलेंस है एयर का। जब सांस लेते हैं, अगर सांस को फ्री एयर वे मिलेगा तो ये टर्बुलेंस नहीं होता। मगर यदि नाक के अंदर कुछ मांस बढ़ जाए या हड्डी का टेढ़ापन हो जाए या गले में अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है उसमें सूजन आ जाए, तो जब हम इंसान रिलैक्स होकर सोता है तो ये सारी चीज़ें सांस के रास्ते में आती हैं और टर्बुलेंस पैदा करने लगती हैं, तो जिसके कारण की स्नोरिंग होती है। और आगे चल के जो सांस के रास्ते में रुकावट है, ये एक गंभीर रूप भी ले सकती है, जिसको कि हम लोग स्लीप एपनिया के नाम से जानते हैं। आजकल ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया है स्लीप एपनिया का, और इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं आगे चल के। इसके हार्ट पे, किडनीज पे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर का बढ़ना, और ये सब चीज़ें स्लीप एपनिया से रिलेटेड हो सकती हैं। और ये इससे कई एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं स्लीप एपनिया से। कोई इंसान अपनी गाड़ी चला रहा है, सडनली उसको दिन में नींद का झोंका आ जाए तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये आगे चल के स्लीप एपनिया में तब्दील हो सकता है स्नोरिंग। तो इनिशियल जब स्टेज में अगर अपन स्नोरिंग का इलाज कर लें तो हो सकता है कि स्लीप एपनिया ना हो। ओके। जो लोग स्मोक करते हैं, जो पैसिव स्मोक होता है और स्मोकिंग जो होती है, उनका गले पे इम्पैक्ट पड़ता है? डेफिनेटली स्मोकिंग लॉन्ग टर्म तक रहता है या फिर लोग सोचते हैं अभी सिगरेट पिया, धुआं उड़ा और फिर बस फेफड़े जलेंगे और कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए, इससे एक तरह का जो नाक में और गले की जो अंदर की लाइनिंग है, डेफिनेटली स्मोकिंग से हर्ट तो होती है। दूसरा, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस बनता है, वो भी धीरे धीरे स्टिकी और विस्कस और गाढ़ा होते जाता है। बार बार इन्फेक्शन का होना, और फिर आगे चल के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और लंग्स की भी बीमारियां होती हैं। और ये तो जग जाहिर है कि ये एक कैंसर का जनक भी हो सकता है। जी। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको भी साइनस का इशू जल्दी हो या होता हो, ऐसा? जैसे मैंने बताया कि स्मोकर्स का जो कफ बनता है ना, तो वो उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन और चिपचिपापन, जिसको अपन हाई विस्कस बोलते हैं, तो दे एक्चुअली जो हमारे नाक के सीक्रेशंस हैं, मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, बेसिकली इनका काम क्या है? प्राकृतिक रूप से ये क्या करते हैं, नाक के पैसेज हैं, साइनस के पैसेज हैं, गला है, इसकी फ्लशिंग करते रहते हैं, इसकी सफाई करना उनका काम है। तो क्या होता है कि जब इसमें गाढ़ापन आ जाए, चिपचिपापन आ जाए, जब ये खुद ही अपनी जगह से मूव ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उस अंग की सफाई कैसे करेगा? तो क्या होता है कि नाक में, साइनस में, गले में बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होने लगते हैं। साइनस की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है स्मोकर्स में, गले की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और आगे चल के स्वर यंत्र का और लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। जी। सर, वर्टिको का ईएनटी से क्या कनेक्शन है? मतलब वर्टिगो अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ये बैलेंस का डिसऑर्डर है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में और एक लेमैन की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके दर्शक भी इसको आसानी से समझ जाए। जैसे कंप्यूटर पर्सनल इसको बहुत आसानी से समझ सकेंगे। क्या होता है कि देखिए, ब्रेन जो है अल्टीमेटली हमारा जो ऑर्गन है, ये हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस देखता है कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, किस तरह का मूवमेंट है। मगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेन की तो आंखें हैं नहीं, ब्रेन तो देख नहीं सकता। तो ब्रेन को हमारे स्पेस में मूवमेंट के लिए 3 मेन अंगों से हमारे सेंसरी इनपुट जाते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में आप जो भी इनपुट डालेंगे, फिर सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो प्रोसेस होके फिर उसका आउटकम बाहर आता है।
तो इसी तरह से जो ब्रेन है हमारा सीपीयू है ना। तो आप ये जो 3 सेंसरी इनपुट है मेन बैलेंस के लिए, उसमें सबसे पहले है आंख। क्योंकि जैसे आप कोई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगला स्टेप कितना ऊंचा है, 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को आंख से जाती है। तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि भाई अब अगला स्टेप आने वाला है, तो उस हिसाब से मस्कुलर टोन को एडजस्ट करता है जिससे कि आप गिर ना पड़े। तो ये पहला सेंसरी इनपुट है, आंख से गया। दूसरा जाता है हमारे बोन्स और जॉइंट से, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स जो होते हैं बोन्स और जॉइंट्स में। तो जैसे हम एक उबड़ खाबड़ जमीन पे खड़े हैं, तो एक पैर गड्ढे में, एक ऊपर है, तो एक पे लोड ज्यादा, एक पे कम। तो ये इंफॉर्मेशन जो है पैरों से होके, स्पाइनल कॉर्ड से होके, नेक से होके फिर ब्रेन को जाती है। ब्रेन रियलाइज कर लेता है कि आप जहाँ खड़े हैं वो अनलेवल्ड ग्राउंड है, तो ब्रेन उस हिसाब से मस्कुलर टोन को एडजस्ट कर लेता है जिससे कि आप गिरे नहीं। और तीसरा जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्पेस में मूवमेंट्स के लिए, उसको कहते हैं कान के अंदर होता है, जो कि हमारा वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ लैबिरिंथ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे कान के 3 भाग होते हैं। ये बाहरी कान है, ये मिडिल ईयर है, और अंदर वाला इंटरनल ईयर है। अब हम इसको मैग्नीफाइड पिक्चर में देखेंगे। ये कान का बाहरी हिस्सा, ये कान का पर्दा है। ये एक्सटर्नल ईयर का भाग है जिसमें ये कान का पर्दा है। ये मिडिल ईयर है जिसमें ये यूस्टेकिन ट्यूब है वेंटिलेशन के लिए, जो कि नाक और गले से कनेक्टेड रहती है। और ये इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर में 2 भाग होते हैं। ये जो स्नेल लाइक एपरेटस है, इसको कॉक्लिया बोलते हैं। ये सुनने का काम करता है। इसकी नर्व देखिए अलग जा रही। और ये ऊपर में जो 3 लूप्स दिख रहे हैं, ये वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ लैबिरिंथ है। इसकी नर्व अलग होती है, वेस्टिबुलर नर्व। ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। इसमें आप देखिए, ये 3 लूप हैं। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और तीसरा ऑब्लिक है। ये तीनों लूप जो हैं, दे रिप्रेजेंट 3 डायमेंशंस ऑफ ए स्पेस। जैसे मैं अभी बैठे बैठे सडनली इफ आई टर्न अराउंड लाइक दिस, है ना, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा घूम रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, और लगभग 45 डिग्री से घूम रहा हूँ। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कैनाल है, इसमें आप देखेंगे इसमें फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड में मूवमेंट होता है, और एक जो फूला हुआ एंड है, एम्पुलरी एंड, यहाँ पे सेंसर होता है, सेंसरी ऑर्गन। तो जैसे ही ये फ्लूइड घूम के उस सेंसर को स्टिमुलेट करता है, तो वहां से जो नर्व है, मैंने बताया आपको वेस्टिबुलर नर्व, यहाँ से मैसेज ब्रेन को जाता है कि इनकी बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज इतने डिग्री एंगल से घूम रही है। इसी तरह से वर्टिकल जो कैनाल है, ऑब्लिक है, या कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, तो उसमें फिर तीनों कैनाल एक साथ एक्टिव हो जाएंगी, और ये इंफॉर्मेशन दोनों कानों से जाती है, एक लेफ्ट से भी, राइट से भी। तो अब आप देखिए कितनी इंफॉर्मेशन हो गई। एक इंफॉर्मेशन आंख से जा रही है, एक प्रोप्रियोसेप्शन बोन्स और जॉइंट से जा रही है, और तीसरी जा रही है कान से। ये सारी इंफॉर्मेशन जाके ब्रेन में प्रोसेस होती है। ब्रेन पूरा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर उसको फाइनल उसका जो आउटकम आता है, तब आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से जा रही है, दे शुड मैच ईच अदर। इनमें मिस मैच नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही, ये कान कुछ मैसेज भेज रहा है, ये कान कुछ दूसरा मैसेज भेज रहा है, तो ब्रेन विल गेट कंफ्यूज्ड। तो फिर वो ठीक से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और फिर हमको चक्कर आ जाता है। उसी को हम लोग वर्टाइगो बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये पेरिफेरल वर्टाइगो में क्या होता है, इसको अपन सेंट्रल और पेरिफेरल 2 में डिवाइड कर सकते हैं। जब ये पेरिफेरल जो इनपुट्स हैं, अगर इसमें गड़बड़ी है तो पेरिफेरल वर्टाइगो हो गया। तो आप देख लीजिए, कान में कोई खराबी तो नहीं, कान की बीमारियां है, आंख की प्रॉब्लम्स है, या कई बार जैसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, या नेक में स्पाज्म हो जाता है। आप लॉन्ग ट्रेवलिंग करिए, लगातार जब कार में आप चले जा रहे हैं 1000 किलोमीटर, यहाँ की नेक की मसल्स जो हैं स्टिफ हो जाती हैं, और यहाँ से मिस फायरिंग होने लगती है, और चक्कर आने लगता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि कई बार हम लोग लंबी ट्रैवलिंग के बाद में सिर एकदम पकड़ लेता, भारी हो जाता है, सर में दर्द। तो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ नेक स्टिफनेस। तो ये पेरिफेरल टाइप का वर्टाइगो होगा। मगर यदि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है,
कान ब्रेन के अंदर में जो भाग हैं कॉर्टेक्स के, जहाँ पे कि ये सारे जो सेंसरी इनपुट्स हैं ये प्रोसेस होते जाके, अगर वहाँ खराबी है तो भी चक्कर आ सकता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम है और उसके कारण चक्कर आ रहा है तो उसको सेंट्रल वर्टिगो कहा जाता है। और ये पेरिफेरल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पेरिफेरल वर्टिगो। तो दैट इज हाउ यू रियलाइज के सर, ये जो विंटर्स में लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन होता है, ये सिर्फ हमें विंटर्स में ऐसा हमारे साथ क्या अलग हो जाता है? मतलब हम ऐसा क्या कर लेते हैं? ऐसे तो हम एसी में भी रहते हैं हमेशा, मतलब हम टेम्परेचर तो वो विंटर वाला घर पे भी बना लेते हैं, बट तब नहीं होती हमें सर्दी, बट मौसम के बदलने से क्यों इफेक्ट होता है? नहीं, देखिए क्या है, एक तो विंटर्स इज द फ्लावरिंग सीजन है ना, तो एटमॉस्फेयर में पॉलेंस भी बहुत होते हैं, एक बात। दूसरी, विंटर्स में क्या होता है, हमारे अपर रेस्पिरेटरी जो एरिया है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मैंने जैसा बताया ना कि भाई आप जैसे एयर को इनहेल कर रहे हैं, अब बाहर के टेम्परेचर दो है, 4 है, 10 है, तो अगर उस टेम्परेचर की एयर आप इनहेल करेंगे तो लंग्स में डैमेज होगा ना। तो अपर रेस्पिरेटरी जो पैसेज है यहाँ पे एयर को कंडीशन किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ जाएगा। जब ब्लड उस ब्लड वेसल के कांटेक्ट में एयर आएगी तो गर्म होगी, हो ना। तो थ्रोट में, नोज में, साइनसेस में, सब जगह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं ना सर्दियों में कंजेशन हो गया। व्हाट इज कंजेशन? इट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड पुलिंग इनसाइड। तो वो जब कंजेशन होता है तो जैसे हम लोग, तो जब कोई इन्फेक्टेड चीज हम इनहेल करते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसको बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है। और आज के डेट में मैं ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम देख रही हूँ कि लोगों की सर्दी जल्दी ठीक नहीं हो रही है। रिपीटेड, मतलब अभी सर्दी हुई, थोड़े दिन, 1-2 दिन ठीक रहे, फिर 2-3 दिन में वापस से सर्दी हो गई। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो या ये है कि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है ना, का अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई लोगों की कि इम्यूनिटी बहुत वीक होते जा रही है। दूसरा ये है कि बार बार एलर्जी से, जैसे मैंने अभी साइनस के संबंध में बताया कि जो साइनसेस हैं ये अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो साइनस में इन्फेक्शन ट्रैप हो जाता है ना। अब इन्फेक्शन ट्रैप होने के लिए क्या है कि अगर आपने ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया, जनरली क्या होता है कि सर्दी जुकाम हुआ, आप जो पास के फैमिली डॉक्टर के पास गए, उसने 2-3 दिन की दवा लिख दी है, आपको लगा ठीक हो गया, मगर वो इन्फेक्शन जो है समझ लो 50% ठीक हुआ, 50% वही है, ट्रैप्ड इन्फेक्शन है और वो इरेडिकेट हुआ नहीं है। तो उस समय टाइम बीइंग के लिए तो आपको ठीक लगने लगेगा, मगर कुछ समय के बाद जहां आपकी इम्यूनिटी लो हुई या आप फटी हो गई बॉडी, जिस समय इम्यूनिटी लो हो जाती है, या फिर उसको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिले, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई, तो फटाक से वो फिर फ्लेयर अप हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आपको सर्दी बार बार हो रही है तो उसको बहुत ढंग से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कहीं जो आपका इन्फेक्शन है, कहीं साइनसेस में, लंग्स में और दूसरी जगह कहीं ट्रैप्ड तो नहीं है, और जब आपने ट्रीटमेंट लिया है उससे वो पूरी तरह से जड़ से निकला है कि नहीं, इरेडिकेट हो गया है कि नहीं हो गया। नहीं हुआ तो लोगों को क्या है कि अब आपने 10 दिन की, मैं भी दवा लिखता हूँ 10 दिन की, लोग उसमें कंजूसी करते, 5 दिन की दवा खाते, 5 दिन की नहीं खाते। हाँ, ये तो कॉमन है, कॉमन प्रैक्टिस है। उसके बाद में 15 दिन बाद फिर आ जाए, डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं हुआ। अरे भाई, तुमने दवाई पूरी नहीं खाई, टाइम से फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं। तो वो ये है, फॉलोअप के लिए इसलिए बुलाया जाता है कि रीअसेसमेंट किया जाता है कि भाई हमने 7 दिन 10 दिन की दवा दी तो इसमें इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा इन्फेक्शन बाकी है तो वी गिव सम सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी, दवाइयों का पावर, दवाइयों की गोलियों का नंबर कम करते हुए उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं, जिससे कि जो बचा हुआ इन्फेक्शन है वो भी क्लियर हो जाए। मगर लोग बहुत कम आते हैं फॉलोअप के लिए और दवाइयों को भी ठीक से फॉलो नहीं करते, क्योंकि वक्त नहीं है ना सर किसी के पास, लोग बस ठीक हो जाना चाहते हैं। मैं ये भी जानना चाहती थी कि जैसे हमें सर्दी होती है
तो हमें ईएनटी कब जाना है? मतलब अगर हमें सर्दी है तो हमें जनरल डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए? देखिए, कभी कभी देखिए जैसे कोराइजा है, एक वायरल इन्फेक्शन है, अभी सीजन में हो रहा है, 2-4 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। तो ठीक है, आप जनरल जो है आपके जनरल फिजिशियन है उनसे दवा ले लीजिए, ठीक हो जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। मगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सर्दी परसिस्ट कर रही है, महीने भर से हमें सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है, फिर बाद में पता चला कि नाक पूरी ब्लॉक हो गई, फिर मालूम पड़ा कि हमें सिर में दर्द भी चालू हो गया। तो जब आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमें जो हम जनरल दवाइयाँ खा रहे हैं, आजकल तो लोग मेडिकल स्टोर से ही दवाई खरीद के खाना शुरू कर दे, है ना। तो सेल्फ मेडिकेशन, और सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग गूगल में दवाइयाँ देख देख के खाने लगते हैं। कुछ लोग, हाँ, गूगल में जाएंगे, अपने सिम्टम बताएंगे, और उससे हम लोगों को कई बार ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि पेशेंट आते हैं, प्रॉब्लम ऐसी कुछ ज़्यादा दिखती नहीं, मामूली सी प्रॉब्लम है, मगर पेशेंट इतना डरा हुआ रहता है तो समझ में आ जाता है कि इसको या तो किसी ने डरा दिया है। तो फिर जब अंदर की बात पता चलती है कि उसने वो सिम्टम गूगल में देखा था, तो उसने बता दिया कि तुमको कैंसर भी हो सकता है, तो अब ऐसे डरे हुए लोग आते हैं, तो ऐसे मिसगाइड हो जाते हैं बहुत सारे लोग। गूगल हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलती है अपने यहाँ, उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हर हर तीसरा इंसान एक दूसरे को एडवाइस करते रहता है। तो ये समस्या है, इससे चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं और प्रोलॉन्ग होती एक ईयरवैक्स का भी रहता है जी। ईयरवैक्स हमें क्लीन करवाना चाहिए, जाना चाहिए, खुद करना चाहिए, या फिर नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली भगवान ने कान के अंदर की जो मैकेनिज्म बताई है, मैं फिर से आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है ना, ये एक्सटर्नल ईयर, पर्दे के बाहरी हिस्सा, यहाँ पे मैल जमा होता है ना, वैक्स, इसकी जो स्किन होती है, यहाँ पे स्किन होती है इसकी, यहाँ की लाइनिंग। तो वैक्स होता क्या है, यहाँ पे जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना बनता है ना, उसी तरह की कुछ ग्लैंड्स होती हैं यहाँ स्किन में, दे आर नोन एज सेरुमिनस ग्लैंड्स। वो एक तरह का द्रव्य सिक्रीट करती हैं जिसको सेरुमिन कहा जाता है। वो एक तरह का प्रोटेक्टिव लिक्विड है जो कि कान के बचाव के लिए, बैक्टीरिया वायरस जो भी है भगवान ने बनाया हो, सेरुमिनस ग्लैंड्स, उसका जो सीक्रेशन है वो जब एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो वो मोम के जैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड सॉलिड जैसा हो जाता है। अब इस मोम में दूसरी कई चीजें मिल जाती हैं, बाहर की डस्ट आ जाती है, कान की जो स्किन है, जो डेड स्किन है, वो कहाँ जाएगी, वो भी उसी में मिक्सअप हो जाती है। तो कुल मिला के ये सारी चीजों का जो मिश्रण है वो बन जाता है वैक्स। मगर ये जो स्किन है, इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि जब, अब मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जैसे ये अंदर पर्दे का हिस्सा, ये बाहरी कान है ना, तो जब स्किन जब ग्रो करती है, नई स्किन आती है, तो धीरे 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 बाहर की तरफ माइग्रेट होती है। और आपने कई बार महसूस किया, वो नॉर्मल ईयर्स में ना आप ऐसे करो तो सुबह सुबह व्हाइट 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 पाउडर जैसा, दैट इज डेड स्किन, है ना, केराटोटिक मटेरियल जो अपने आप बाहर आता। तो ये नेचर की व्यवस्था है कि नेचर धीरे 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 डेड स्किन को, साथ में डस्ट को बाहर फेंकते रहता है। तो इन नॉर्मल केसेस क्लीनिंग की जरूरत नहीं रहती, नेचर अपने आप कान को क्लीन करता रहता है। मगर किसी किसी इंडिविजुअल में ये जो कान की कैनाल है, इसका माइग्रेशन या तो स्लो है, या तो इसका जो स्लोपिंग है ये ठीक से नहीं बना है, तो इससे पहले कि वो वैक्स बाहर आए वो वहीं पे जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको कि हम लोग वैक्स बोलते हैं। तो ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, 100 में से मुश्किल से 5-10 लोगों को वैक्स जमने की टेंडेंसी होती है। तो उन लोगों को बस क्लीनिंग की जरूरत होती है। मगर वो वैक्स कभी भी बर्ड से क्लीन नहीं होता। आप बर्ड से वैक्स को क्लीन करेंगे तो आप अंदर और धकेल देते हैं, अंदर चला जाता है। अगर वाकई में अगर वैक्स है तो उसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कोई ड्रॉप नहीं बनी है, बड़ा लोग कहते हैं ऐसा आप ड्रॉप लिख दीजिए जिससे मैल अपने आप बाहर आ जाए, कोई जादुई चमत्कार ऐसा नहीं होता है। जितनी भी वैक्स की सॉल्वेंट ड्रॉप्स आती हैं उनका काम केवल वैक्स को डिसॉल्व करना है और सॉफ्ट बनाना है, जिससे कि हम लोग उसको आसानी से क्लीन कर सकें। क्योंकि हार्ड वैक्स निकालेंगे तो उसमें दर्द होगा, पेन होगा। तो इसलिए वैक्स सॉल्वेंट जो ड्रॉप्स आती है उनका केवल एक ही काम है कि वैक्स को, मैल को फुला देना, सॉफ्ट बना देना, जिससे कि डॉक्टर को क्लीनिंग में आसानी हो जाए, पेशेंट को आसानी हो जाए, दर्द ना हो।
ठीक है। मगर लोग बर्ड लेके लोगों की साफ करने की आदत, ठीक है, हाइजीन पर्पस के लिए आप बाहर बाहर अपना साफ कर सकते हैं, मगर उसमें मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कान को खुजाने में लोगों को आनंद बहुत आता है। दे एंजॉय क्लीनिंग ईयर। तो वो क्या है कि वो उनकी आदत बन जाती है। दे एंजॉय क्लीनिंग, लोगों की हैबिट में आ जाता है। और फिर अंदर कई बार वो खुजा खुजा के, वैसे कई पेशेंट्स आते हैं जिनके की वहां पे अंदर चोट लगते रहती और वहां पे फिर घाव हो जाता है, छोटा सा मस्सा हो जाता है, ग्रेनुलोमा बन जाता है, एंड दे कम विथ इन्फेक्टेड ईयर्स। तो इसलिए बहुत कम लोगों में ऐसे वाकई मेडिकली क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, बाकी नेचर अपने आप क्लीन करता है। सर आप सर्जरीज भी करते हैं, अभी तक की आपकी टफेस्ट सर्जरी कोई ऐसी रही है जो आपको लगता है कि आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल है और कैसे हो पाएगा? देखिए, सर्जिकल ब्रांचेस में फ्रैंकली स्पीकिंग हर पेशेंट अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस होता है। मेडिकल साइंस में कभी भी दो और दो चार नहीं होते। हर पेशेंट अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है। तो ऐसे तो कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अब मैं किसके बारे में आपसे बताऊं। कई कान की कई डिफ़िकल्ट सर्जरीज मैंने की हैं जिसमें कि कान में इन्फेक्शन के कारण पस ब्रेन में चला गया और उसको इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो गए। उसको हम लोगों ने कान के रास्ते से पूरा ड्रेन आउट किया और पेशेंट की जान बचाई, और उसका फिर आज हियरिंग भी ठीक है, चल रहे हैं ऐसे लोग। एक केस मुझे याद आता है, मैं बहुत यंग लेक्चरर बन के आया था पुराने डीके अस्पताल में, तो उस समय की बात है। और मैं उस समय किसी पोस्ट ग्रेजुएट को एक टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन सिखा रहा था, उसको ऑपरेशन टेबल में। तो हम दोनों स्क्रब थे, ऑपरेशन चल रहा था। उसी बीच में एक ट्रॉली में भागते हुए इमरजेंसी से एक पेशेंट को लेके आए कि साहब इसकी तो सांस रुक रही। वो पेशेंट की सांस बंद हो गई, नीला पड़ गया वो एकदम। उसको ट्रॉली में लेके सीधे थिएटर में उन्होंने अंदर किया। और वो पेशेंट था एक उसके कंठ के लैरिंग्स के कैंसर का, उसका पूरा गला चोक हो गया था, सांस की नली बंद हो गई थी। तो उसी ऑपरेशन को हम लोगों ने, वो मैंने असिस्टेंट को बोला कि तुम यू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। तो वो जो ट्रॉली लगी हुई थी उसी इंस्ट्रूमेंट से उसको स्टैब करके सांस की नली में, हम लोग वो स्टैब ट्रेकेओस्टमी बोलते हैं, स्टैब करके उसकी सांस की नली को ओपन करके फिर रूटीन ट्रेकेओस्टमी करके उसकी सांस को रिवाइव किया। दैट वाज रियली चैलेंजिंग, मुझे अभी भी याद है वो पेशेंट। तो ऐसे वैसे केसेस तो बहुत से हुए हैं, मगर अब एकदम से याद नहीं आ रहा। कभी मिलते हैं फिर हाँ, अब खैर वो तो कैंसर पेशेंट था, 5-10 साल सरवाइव किया होगा, बट ही आई, अब मुझे उतने याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल पुरानी। और वो जो कान के ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन वाले, वो तो अभी भी आते हैं। ही इज़ परफेक्टली फाइन। वो जिस समय ऑपरेट किया था वो तो 15-16 साल का था, अब तो हो गया 30-35-40 साल का हो गया। उसकी फैमिली है, बढ़िया अच्छा बिजनेस करता है। वैसे कई केसेस हैं। जी। और इतनी सारी सर्जरीज होती हैं, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, फिर आपकी एक पर्सनल फैमिली लाइफ होती है, सारी चीजें होती हैं। तो इन सब में इतनी सर्जरीज और इतना सब कुछ देखने के बाद कभी कभी डिमोटिवेट फील करते होंगे आप? नहीं 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 कुछ नहीं है। देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। तो जब एंजॉय करते हैं और फैमिली का भी सपोर्ट है इसमें, तो कोई दो मत नहीं। तो ऐसी नौबत कभी तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं, डीमोटिवेटेड तो नहीं। और दूसरा, मैं पिछले करीब 32-33 सालों से अपने एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस, मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ। तो हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है और हर तरह से मिलती है। मतलब अब हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में, हाँ, अपना एटीट्यूड मेंटेन करने में और चीज़ों को मतलब ठीक से मैनेज करने में, it helps me a lot. That is what I have learned from heartfulness meditation.
तो मतलब हमारी ऑडियंस आपको ईएनटी के साथ साथ दूसरी मेडिटेशन के ट्रेनर हैं सर, तो हम उसके लिए भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए सर कहाँ नंबर लेना पड़ता है रिसेप्शन में? नहीं, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, टाइम ले लीजिए। उसमें हार्टफुलनेस मेडिटेशन में जो हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेशंस जो होते हैं, किसी नए सीकर को अगर मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो ही कैन कांटेक्ट। अभी हमारे रायपुर में लगभग 50 ट्रेनर्स हैं। आई एम वन ऑफ देम, ऑल्दो आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो इसमें 3 दिन के सेशन होते हैं, लगभग आधे घंटे से पौन घंटे, 30 to 45 मिनट्स का एक सेशन होता है। और 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज है, लगातार 3 दिन तक आपको ट्रेनर के साथ बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आप अपने घर पे शुरू कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन में सारी चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज हैं, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको अच्छे से वेलकम किया जाएगा। और आपको ये इंट्रोड्यूस करने के बाद आप प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं। और संडे और वेडनेसडे को ग्रुप मेडिटेशन होता है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल जाएंगी। तो जब भी आपको ऐसी अंदर से भीतर से इच्छा हो। हाँ, ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, इसका जो यूनिक एस्पेक्ट है हार्टफुलनेस मेडिटेशन का, वो है प्राणाहुति, जिसको कि ट्रांसमिशन कहा जाता है, यौगिक ट्रांसमिशन। ये मेडिटेशन के दौरान आपको मिलता है, जिससे कि बहुत तीव्र गति से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। देखिए, बेसिकली लोग मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं स्ट्रेस के कारण, लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस है। कई लोगों को नींद नहीं आती है ना, कई लोगों को मेंटल टेंशन के कारण फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेडिटेशन के जो ये भौतिक जीवन में जो एडवांटेजेस हैं, है ना, जैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, आपकी नींद रेगुलराइज हो जाती है ना। तो ये बहुत सारे भौतिक जीवन के फायदे हैं, जिससे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, सब चीज़ों में आपको फायदा मिलता है। उसके साथ साथ एज ए बोनस आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सहज मार्ग या हार्टफुलनेस मेडिटेशन। जी। आप आपका अब आने वाले 5 से 10 साल में आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मतलब आप पेशेंट्स कब तक देखने वाले हैं? हमेशा? तो देखिए, ये तो मेरा पैशन है, ईएनटी के पेशेंट्स देखने का। मैंने अगर मैं इस उम्र में, अगर मैं अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले मेडिकल कॉलेज रायपुर में एज ए फैकल्टी मेंबर मैंने काम किया है 14 साल, 1983 से 97 तक। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद, मगर यदि अभी मैं जॉब में होता तो मुझे आज से 2-3 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया होता है। मगर ये ब्रांच ऐसी है या ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें रिटायरमेंट होता ही नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक दिमाग सही है, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक हम लोग काम करते हैं। और यदि काम में इंटरेस्ट है, तब तो ये हमारा समय का बहुत अच्छा सदुपयोग भी बोल सकते हैं। मैं यही चाहूंगी कि भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप बहुत लंबे समय तक हम सबके बीच रहें और हम सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। और ईएनटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं जब क्वेश्चंस देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी फ्यूचर में जब कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे वापस से फिर से कनेक्ट होना है आपसे, तो मैं आपसे एक एपिसोड के लिए फिर कनेक्ट होंगी। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन की चीजें आपने बताई। एंड ये मेरा आपके पास आने का टाइम भी ये विंटर्स का बहुत सही मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम पे काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं बस ये चाहूंगी कि अगर आप कोई टिप देना चाहें ठंड से बचने के लिए या अपने आप को सिक्योर करके रखने के लिए, तो वो आप बता दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना नियम संयम फॉलो करिए अपना जो लाइफ स्टाइल में।
जल्दी सोना, जरूर सुबह टाइम से उठना। और एक चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसके कि मुझे फ़ायदे मिले, वो है जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो मैं करता हूँ, उसके साथ साथ में यदि आप कुछ योगा की प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें एक मैं जल नीति बहुत पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। आजकल साइनस की जो आपने प्रॉब्लम बोली उसमें जल नीति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मैं खुद भी लगभग 25-30 साल से रेगुलर करता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोविड के दौरान भी मैंने लगातार पेशेंट देखे, कुछ समय के लिए ज़रूर ऑनलाइन देखे, मगर रेगुलर फिजिकली मैं पेशेंट्स को देखता था, और दिन में 3 बार मैं जल नीति करता और उससे मुझे अपने आप को कोविड से बचाने में बहुत मदद मिली। क्योंकि जब हम जल नीति करते हैं तो ये नाक के पीछे वाला हिस्सा जो होता है, नाक और गले का जंक्शन पॉइंट जिसको कि नेजोफेरिंक्स कहते हैं, वो बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए बहुत फेवरेट साइट होता है लॉजिंग के लिए। तो यदि आप जल नीति रेगुलर कर रहे हैं तो नाक और साइनस की हाइजीन इंप्रूव हो जाती है, नेजोफेरिंक्स क्लीन हो जाता है, और आप बहुत सी अनवांटेड बीमारियों से बचे रहते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता कि अगर आप नहीं किए होते और अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या जीआईटी में चले जाते तो आपको परेशान कर सकते थे। तो जल नीति में रेकमेंड करना चाहूँगा। जैसा आपने पहले पूछा था एपिस्टेक्सिस, गर्मियों में जो नक्सीर फूटती है उसमें भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जो नाक की अगर प्रॉपर धुलाई होती रहेगी, हाइजीन मेंटेन होगा, तो कफ नहीं जमेगा, पपड़ी नहीं बनेगी, फेस्टिंग नहीं होगी, तो ब्लीडिंग नहीं होगी। बच्चों को नाक की बचपन हाइजीन से सिखाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और सभी दर्शकों को भी है। होपफुली आप लोगों को कुछ जानकारी काम में आए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।